जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने सपने को साकार करने के लिए खूब मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो रहेगा राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में। अब आप कहेंगे कि सर प्रतीक चिन्ह क्या है? तो देखिए, महत्वपूर्ण जैसे हम बात करेंगे राजस्थान के राज्य वृक्ष के बारे में, है ना। हम पढ़ेंगे राज्य पुष्प के बारे में, राज्य पशु के बारे में, है ना। इन सब के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेशन रहने वाला है और मैं आप सबसे कहूंगा कि पूरी तरह से फोकस करते हुए इस कंटेंट को लर्न कीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे अपने एग्रीकल्चर वाला एग्जाम हो, चाहे टीचिंग एग्जाम हो, है ना साथियों, तो इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। चलो अपनी ज्यादा बातें न करके अपने इस टॉपिक को पढ़ते हैं साथियों, ठीक है। चलो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य वृक्ष के बारे में। देखिएगा, पहली बात, छोटी छोटी बातें हम स्टार्ट करते हैं, वहीं से एक एक बात को ध्यान रखना, ठीक है। जब भी मैं हमेशा कहता हूं, ऑफलाइन क्लासेस में भी बोलता हूं कि आपको एक बच्चा, एक स्टूडेंट बन के पढ़ना है ना। नहीं तो ऐसा रहता है कि हम ये सोच लेते हैं कि यार हमें तो आता है, तो इसी चक्कर में हम सीख नहीं पाते। तो बिल्कुल अच्छे से लर्न कीजिए, एक एक बात, छोटी छोटी बातों को समझिए। देखिएगा क्या चीज है। राज्य वृक्ष किसे कहा गया? खेजड़ी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खेजड़ी को, ठीक है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा, ये ध्यान रखिएगा, कब प्राप्त हुआ? तो राज्य वृक्ष का दर्जा इसे प्राप्त हुआ था साथियों 31 अक्टूबर को और 1983 को। कब प्राप्त हुआ? 31 अक्टूबर 1983 को। यह बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यह चीज आता है कि राज्य वृक्ष खेजड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया है, ठीक है। डाक टिकट कब जारी हुआ? तो आप ध्यान रखिएगा, डाक टिकट जारी हुआ 5 जून को, ठीक है। और कब? 1988 को। अब अपने दिमाग में आता है कि सर ये डाक टिकट जारी हुआ, हमें पता है कि वो जो छोटी छोटी सी फोटो सी गांधी जी वाली, वो जो डाक पे लगाई जाती है, वो डाक टिकट होता है, लेकिन उनके ऊपर लिखा होता है 50 पैसे, 1 रुपया। तो ये कितने मूल्य का ये डाक टिकट था? तो ध्यान रखिएगा, 5 जून 1988 को जारी किया गया और खेजड़ी पर जो डाक टिकट जारी किया गया ये 60 पैसे का था साथियों। कितने का था? 60 पैसे का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है वैज्ञानिक नाम, बोटनिकल नेम, ठीक है। तो याद रखिएगा, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या रहता है? तो ये रहता है प्रोसोपिस, प्रोसोपिस सिननेरिया, ठीक है। क्या रहता है? प्रोसोपिस सिनरेरिया, इसका क्या रहता है? बोटनिकल नाम रहता है। प्रोसोपिस सिनरेरिया इसका क्या रहता है? नाम रहता है। यदि हम बात करें इसके उपनामों की, तो ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? इसके उपनाम रहते हैं राजस्थान का कल्प वृक्ष, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया? राजस्थान का कल्प वृक्ष। इसके साथ साथ इसे क्या कहा गया? थार का कल्प वृक्ष। क्या कहा गया? थार का कल्प वृक्ष कहा गया। इसके साथ ध्यान रखिए, हम इसे रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। और इसके अलावा इसे भारत का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे कल्प वृक्ष और रेगिस्तान के गौरव के नाम से जाना जाता है साथियों। अच्छे से एक एक बात को आपको लर्न करनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए राज्य वृक्ष, अब हमने बात कर ही ली कि ये हमारे यहाँ का, हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसके अलावा आपको ये बात ध्यान रखनी है साथियों, क्या चीज ध्यान रखनी है? ये तेलंगाना, है ना, आपने बात की है, हमारा जो स्टेट है तेलंगाना जो है, उसका भी ये क्या रहता है? राज्य वृक्ष है। और किस नाम से? तो ध्यान रखना, समी वृक्ष के नाम से, ठीक है। यानी कि तेलंगाना का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो समी है।
ये आप ध्यान रखना। और अपने यहां खेजड़ी को किस नाम से जाना जाता है? समी के नाम से जाना जाता है। हम बात कर लेंगे इसके अन्य नामों के अंतर्गत साथियों, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर देखिए, हमसे यदि ये पूछ लिया जाए कि खेजड़ी वृक्ष सर्वाधिक कहां पाया जाता है, तो आप ये चीज ध्यान रखना। यदि ये पूछा जाए कि सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तब तो आपका आंसर होगा साथियों कि ये सर्वाधिक पाया जाता है शेखावटी क्षेत्र में। और यदि हमसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक कौन से जिले में पाया जाता है, तो आपका साथियों नाम रहेगा, वो रहेगा नागौर। खेजड़ी कहां पाया जाता है, कौन से जिले में पाया जाता है? तो नागौर में। ये चीज क्लियर करना। आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन बनता है कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा है वो कब की जाती है? तो हमें सब को पता रहता है, इसकी पूजा की जाती है विजयादशमी के दिन। किस दिन पूजा की जाती है? विजयादशमी के दिन, जिसे हम साथियों दशहरा के नाम से भी जानते हैं ना। दशहरे के दिन इसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये चीज क्लियर कीजिए, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, है ना, खेजड़ी वृक्ष के नीचे किसके थान या मंदिर बने होते हैं? ये हम पढ़ते हैं, लोक देवताओं में ये सब पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, खेजड़ी वृक्ष के नीचे किसके थान या मंदिर होते हैं? तो एक तो आपने पढ़ा होगा गोगा जी, किनके? गोगा जी के। एक आपने पढ़ा होगा बाबा जुझार जी, है ना, किनका थान होता है? जुझार जी का होता है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है केसरिया कुंवर जी। कौन से हैं? केसरिया कुंवर जी। इनके जो थान या मंदिर होते हैं ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। ये बातें अच्छे से आपको क्या करनी है? लर्न करनी है साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं और बातों को सीखते हैं, है ना। एक एक बात को अपनी नॉलेज में ऐड करते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा, अन्य भाषाओं में, है ना, अलग अलग भाषाओं में खेजड़ी को किस नाम से जाना जाता है, ये हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, यदि बात करें पंजाबी या हरियाणवी में खेजड़ी को किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसे जांटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जांटी कहा जाता है। यदि हम बात करें कि तमिल में इसे क्या कहा जाता है, तो तमिल में इसे पेमे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेमे कहा जाता है। याद रखना साथियों, इंपॉर्टेंट बातें हैं। कन्नड़ में, कौन सी भाषा में? कन्नड़ में इसे क्या कहा जाता है? तो कन्नड़ में खेजड़ी को बन्ना बन्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बन्ना बन्नी कहा जाता है, ठीक है। यदि हम बात करें सिंधी में, सिंधी भाषा में इसे छोकड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोकड़ा कहा जाता है। और बिश्नोई संप्रदाय में यदि हम बात करें तो खेजड़ी को समी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समी कहा जाता है, ठीक है। स्थानीय भाषा में यदि हम जिक्र करें तो सिमलो कहा जाता है। खेजड़ी को क्या कहा जाता है? सिमलो कहा जाता है। और यदि बंगाली में हम बात करें तो याद रखिएगा, बंगाली में इसे साई घास कहा जाता है। साई गाछ कहा जाता है। यह बात हमें ध्यान रखनी है। अन्य भाषाओं में खेजड़ी को किन किन नामों से जाना जाता है? पंजाबी में जांटी, तमिल में पेमे, कन्नड़ में बन्ना बन्नी, सिंधी में छोकड़ा, बिश्नोई में शमी, स्थानीय भाषा में सिमलो, बंगाली में साई गाछ। ये याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि खेजड़ी वृक्ष के जो फूल हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, उन्हें कहा जाता है मिंजर। क्या कहा जाता है? मिंजर। और ये भी यदि हम बात करें, मिंजर एक रचना का नाम भी है, रचना भी है ना। राजस्थानी साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो कन्हैया लाल सेठिया की एक रचना है मिंजर, है ना, याद आ रहा होगा। और मिंजर जो है ना, ये मिंजर क्या है? ये खेजड़ी के फूल होते हैं साथियों, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है, जो खेजड़ी है इसकी हरी फलियों को क्या कहा जाता है? हरी फली को साथियों ध्यान रखना, सांगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगरी कहा जाता है, ठीक है। सूखी फली को खोखा कहा जाता है। क्या कहा गया?
खोखा कहा गया। और इसकी पत्तियों से बना हुआ जो चारा है ना, उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसे कहते हैं लूम या साथियों लूंग। ये दोनों बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। यहां पे इंटरेस्टिंग बात आती है, वैज्ञानिकों के द्वारा खेजड़ी वृक्ष की औसत आयु बताई गई है ना। थोड़ा सा सोचिए साथियों, कितनी बताई होगी, है ना। जैसे अपने जर्नली ताली वगैरह इन सब जो वृक्ष है इनका जिक्र करते हैं, तो अपने सपोज करते हैं यार 100 साल 120 साल इस तरीके से, है ना। लेकिन ध्यान रखना, वैज्ञानिकों के द्वारा खेजड़ी की जो औसत आयु है ना साथियों, ये बताई गई है कितनी? तो याद रखिएगा 5000 वर्ष। आप कहेंगे यार ये क्या सर, 5000 वर्ष, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखिएगा। चलिए अब एक बात और ध्यान रखना, क्या चीज? यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। 1000 वर्ष आयु के, 1000 वर्ष आयु के, या मैं कहूं कि 1000 वर्ष पुराने आयु के 2 वृक्ष अपने राजस्थान में है, राजस्थान में है। अब आप कहेंगे कि सर कहां है ये? तो ध्यान रखना, खेजड़ी के 1000 वर्ष पुराने जो 2 वृक्ष हैं वो अपने मांगलियावास में है, मांगलियावास में है, मांगलियावास में है। तो बताइए साथियों, मांगलियावास कहां है? तो मांगलियावास कहां रहता है? अजमेर में है, ठीक है। और यहां ध्यान रखिएगा, मांगलियावास में जो मेला भरता है, और कब भरता है हम सभी को पता है, ये भरता है हरियाली अमावस को। कब भरता है? हरियाली अमावस को। और हमें यह भी पता है हरियाली अमावस कब होती है, अपने राजस्थान के त्योहारों में पढ़ते हैं, है ना। तो कब होती है बताइए? तो श्रावण मास की जो अमावस होती है वो क्या होती है? हरियाली अमावस होती है ना। याद रखिएगा भी, हरा भरा कब होता है? हरा भरा श्रावण में होता है, तो हरियाली अमावस श्रावण की अमावस होती है। और इस समय क्या है? मांगलियावास में मेला भरता है, और मांगलियावास में ही 2 खेजड़ी के वृक्ष है जिनकी आयु 1000 वर्ष है, ठीक है। ये बात हमें अच्छे से क्या करनी है? ध्यान रखनी है साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, हम बात करेंगे, यहां लिखा हुआ है अज्ञातवास। ये क्या है? ठीक है, तो हम जब पढ़ते हैं पांडव कौरव, और हम ये बात करते हैं कि पांडवों को ये वनवास काटना पड़ रहा था ना, अज्ञातवास में रहे थे वो, अज्ञातवास का जिक्र किया। तो अपने को यहां सिस्टम इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने जो अस्त्र शस्त्र थे, है ना, वो जिस वृक्ष पर छुपाए थे ना, वो कौन सा था? वो खेजड़ी का वृक्ष था। कौन सा था? खेजड़ी का वृक्ष था। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। नुकसान देखिएगा, लास्ट दिनों में एक जो कीड़ा था वो चर्चा में रहा, जो खेजड़ी वृक्ष को नुकसान पहुंचा रहा था, ठीक है। तो कौन सा कीड़ा था? ध्यान रखिएगा, तो आपको ध्यान रखना है सेलोस्ट्रोमा, सेलोस्ट्रोमा और ग्लाइकोटर्मा नामक जो कीड़े थे, जिनके कारण लास्ट दिनों में खेजड़ी चर्चा में रहा, ठीक है, वो इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अच्छे से ध्यान रखना, कौन से है? सेलोस्ट्रोमा है और ग्लाइकोटर्मा है, जो इसे क्या पहुंचा रहे थे? नुकसान पहुंचा रहे थे, ठीक है। 2 कीड़ों के नाम है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में प्रतीक देखिएगा, यानी कि जो बीकानेर का राठौड़ वंश है ना, उसके द्वारा क्या किया गया? अपने राजकीय राज चिन्ह में, राज प्रतीक में खेजड़ी वृक्ष को यूज किया गया, जिसे हम माटो के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, प्रतीक के रूप में किसने यूज किया? तो हम बात करेंगे बीकानेर, और बीकानेर के कौन से वंश ने? राठौड़ वंश ने, ठीक है। और उनके द्वारा इसे अपने राज चिन्ह में यूज किया गया, ओके। और उसका नाम क्या था साथियों? तो माटो नाम था। क्या नाम था? माटो। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं छपनिया काल में। हम इसके बारे में जब पढ़ते हैं
तो हमें यह पता है कि ये छप्पनिया अकाल हुआ 1899 ईस्वी में। तब आप कहेंगे सर इसे छप्पनिया अकाल क्यों कहा गया? इसे छप्पनिया अकाल इसलिए कहा गया साथियों कि विक्रम संवत कौन सा था इस समय? तो ये था 1956, क्योंकि 57 साल का डिफरेंस रहता है, तो 57 साल प्लस होते हैं विक्रम संवत में जाने के लिए, तो 1956, इसलिए इसे क्या कहा गया? छप्पनिया अकाल। अब आप कहेंगे कि सर हम तो खेजड़ी पढ़ रहे थे, आपने छप्पनिया अकाल क्यों बताया? तो ध्यान रखना कि इस समय है ना सारी जो खाद्य सामग्री थी वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस समय क्या है, लोगों का सहारा बना खेजड़ी, है ना। इसके जो अपने कहीं तने के छिलके, जिनको स्थानीय भाषा में छोडे वगैरह बोल देते हैं, वो खाकर लोग क्या कर रहे थे? अपना गुजारा या दिन व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, छप्पनिया अकाल में खेजड़ी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि महत्वपूर्ण सहारा बना, ये बात क्लियर करनी है। उसके बाद में आता है ऑपरेशन खेजड़ा, है ना। ये कब हुआ? तो आप ध्यान रखना कि 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा स्टार्ट किया गया। क्लियर? किस लिए किया गया? तो आपको क्लियर करना है, याद रखना है कि रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए, विस्तार को रोकने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा स्टार्ट किया गया। और कब हुआ? यह हुआ था 1991 में। यह बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखिए हमारे दिमाग में आता है खेजड़ली आंदोलन। ठीक है, तो क्या इससे पहले भी कोई वन्य जीव रक्षा के लिए आंदोलन हुए थे क्या? है ना। तो आपको ध्यान रखना है, वन्य जीव रक्षा के लिए जो प्रथम बलिदान दिया गया वो आपको क्लियर करना है, वो था 1604 ईस्वी में। ठीक है, कहां हुआ ये? तो ये ध्यान रखना, ये था जोधपुर में, और जोधपुर का गांव था रामसड़ी गांव। क्लियर? बात ध्यान रखिए। और वन्य जीव रक्षा के लिए बलिदान किसने दिया था? तो आपको याद रखना है नाम, कर्मा व गोरा ने, कर्मा व गोरा ने। ये बातें ध्यान रखनी है साथियों। वन्य जीव रक्षा के लिए प्रथम बलिदान कब हुआ? तो 1604 में कर्मा व गोरा के द्वारा जोधपुर रियासत में हुआ था। ठीक है, चलो यदि सेकंड बलिदान का जिक्र किया जाए तो यह कब हुआ? तो यह था साथियों 1700 ईस्वी में। क्लियर? किसके द्वारा? यह दिया गया वुच्चो जी के द्वारा। कहां हुआ ये बात भी रहती है, तो मेड़ता में। कहां हुआ? मेड़ता में। यह बात भी आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब यह बलिदान पढ़ लिया हम, क्योंकि खेजड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो खेजड़ी आंदोलन हम सभी को पता है। खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा दिया गया जो बलिदान था, है ना, उसे हम खेजड़ी आंदोलन के नाम से जानते हैं। कब हुआ? तो याद रखिएगा 1730 में। यह बात क्लियर? ओके। कहां हुआ? हमें पता है खेजड़ली में। खेजड़ली कहां पे? जोधपुर में, है ना। गुड्डा बिश्नोईयान के नाम से इस गांव को भी जाना जाता है। बलिदान किसने किया? तो अमृता देवी ने। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं। कितने लोगों के साथ? तो 363 लोगों के साथ, है ना, इनके द्वारा क्या किया गया? जो बलिदान है वो दिया गया। अब ये बात ध्यान रखना, 363 में 294 क्या थे? पुरुष। ओके, और यदि हम बात करें 69 इसमें क्या थी? महिलाएं। 69 क्या थी? महिलाएं थी। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना। ओके, आगे बात करते हैं इस आंदोलन के बारे में और क्या बातें हैं। पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है, खेजड़ी आंदोलन के समय, क्योंकि ये जोधपुर में हुआ, तो जोधपुर के महाराजा कौन थे? ये क्वेश्चन आता है, जिसने ऑर्डर दिया। तो महाराजा कौन थे? अबेसिय। कौन थे? अबेसिय। ठीक है, अबेसिय के ऑर्डर पर जिसने 363 लोगों की हत्या की वो कौन था? तो ऑर्डर दिया किसको? गिरधारी दास को। किसको दिया गया? गिरधारी दास को। और गिरधारी दास ने क्या किया? 363 लोगों की हत्या की। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, ओके। और बातें जो हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए, क्या चीज क्लियर करना कि इस आंदोलन में, है ना, जो अमृता देवी है, अमृता देवी है, उनकी 3 पुत्रियों ने भी बलिदान दिया। 3 पुत्रियों के द्वारा भी क्या दिया गया, बलिदान दिया गया। आपको उनके बारे में भी अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और यदि हम बात करें उन 3 पुत्रियों के नाम, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उन 3 पुत्रियों के नाम बताओ, ठीक है। तो 3 पुत्रियों के नाम थे, एक का नाम तो है आसू, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक है रत्नी और एक है भागु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमृता देवी की 3 पुत्रियों के नाम आसू, रत्नी और भागु, जो खिजड़ली आंदोलन में शहीद हुई। और यदि आपसे पूछा जाए कि इनके पति का नाम क्या है ना, इनके पति का नाम, तो वो थे रामोजी बिश्नोई, रामोजी बिश्नोई, ठीक है, रामोजी बिश्नोई, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और ये जो पूरा आंदोलन है या जो ये बिश्नोइयों के द्वारा बलिदान दिया गया, इसे बिश्नोई लोग किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना, इसे साका या खडाना कहा जाता है। साका या क्या कहा जाता है, खडाना कहा जाता है। ये बड़ी बड़ी मेन बातें हैं साथियों, जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या देखो, क्या पढ़ा हमने, हमने ये पढ़ा कि खिजड़ली आंदोलन हुआ कब, तो आप सभी ने देखा कि ये हुआ 1730 में, ठीक है। कहां हुआ, खिजड़ली जोधपुर में। किसने किया, अमृता देवी ने। कितने लोगों के साथ किया, तो 363। इसमें पुरुष कितने थे, तो 294 थे, महिलाएं 69। ये बात हमारे कवर है। उसके बाद में ध्यान रखना कि इस समय जोधपुर का राजा कौन था, तो अभय सिंह। कौन था, अभय सिंह। और जिसने हत्या की 363 लोगों की, वो था गिरधारी दास, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना कि 3 पुत्रियों का बलिदान दिया, वो कौन सी थी, तो आसू, रत्नी और कौन सी थी, भागु थी। नेक्स्ट देखो, इनके पति का नाम क्या था, रामोजी बिश्नोई। और इस बलिदान को बिश्नोई लोग साका या खडाना के नाम से जानते हैं। चलो आगे बात करते हैं, खिजड़ली दिवस ये कब है, तो ध्यान रखना, खिजड़ली दिवस जो है वो 12 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बात ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमसे पूछा जाता है कि प्रथम बार कब खिजड़ली दिवस मनाया गया था, पहली बार कब मनाया गया था, तो ध्यान रखना, पहली बार साथियों मनाया गया था 1978 में। कब मनाया गया था, 1978 में, 78 में मनाया गया था। इसके अलावा एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि खिजड़ली दिवस कहां मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखना, खिजड़ली दिवस मनाया जाता है कहां पे, जोधपुर में, यानी कि खिजड़ली जोधपुर में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब देखिएगा, अमृता देवी के नाम पे एक अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार दिया जाता है ना। इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपने उनका जिक्र करते हैं। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार, पहली बात आपको ध्यान रखनी है, स्टार्ट कब हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ साथियों 1994 को, ठीक है। किस कैटेगरी में दिया जाता है, तो आपको यह ध्यान रखना है, यह वन्य जीव रक्षा के लिए, है ना, यह वन संरक्षण के लिए और पर्यावरण संरक्षण की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिया जाता है, यानी कि वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद में आपको और कौन सी बातें इसके बारे में जो है वो ध्यान रखनी है, यह ध्यान रखना, यह पुरस्कार यदि संस्था को दिया जाता है तो उसके तहत इनामी राशि 1 लाख रुपए है, और व्यक्तिगत यदि ये पुरस्कार दिया जा रहा है तो इसकी इनामी राशि जो रहती है वो 50,000 रुपए रहती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और पहली बार यानी कि फर्स्ट अमृता देवी जो वन्य जीव पुरस्कार है वो किसे दिया गया था, तो ध्यान रखना, ये दिया गया था गंगाराम बिश्नोई को। किसे दिया गया था, गंगाराम बिश्नोई को। देखो एक बार ये क्वेश्चन आया था कि अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, नाम में जरूर वन्य जीव आ रहा है, लेकिन यह वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण दोनों श्रेणियों में यह पुरस्कार है वो दिया जाता है। ये बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए साथियों, ठीक है। तो इतनी सी बातें जो है वो हमें किसके बारे में ध्यान रखनी है,
वो हमें खेजड़ी के बारे में ध्यान रखनी है। देखिए फटाफट से रिपीट करते हैं, क्या है खेजड़ी जो है राज्य वृक्ष, दर्जा कब मिला तो याद रखिएगा 1983 में, याद रह जाएगा 1983 में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। डाक टिकट 5 साल बाद जारी हुआ 1988 में, क्लियर। इसका बोटनिकल नेम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरिया है, ठीक है। इससे उपनाम क्या, इसे कल्प वृक्ष और राजस्थान का गौरव कहा जाता है, ठीक है। हमारे अलावा किसका ये राज्य वृक्ष है, तो तेलंगाना का है, याद रखना। राजस्थान में कहां पे, क्षेत्र पूछे तो शेखावटी, जिला पूछे तो नागौर, ध्यान रखना। पूजा होती है कब, दशहरे वाले दिन। थान किस किस के होते हैं, गोगा जी, जुंजार जी और केसरिया कुंवर जी के इसके नीचे थान होते हैं, ध्यान रखिए। देखो पंजाबी में जांटी कहते हैं। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन बिठाने की कोशिश करना, पंजा पंजा जांटी, पंजा जांटी, पंजा जांटी, ध्यान रखना। तमिल में पे में, तमिल में पे में। अब देखो कन्नड़ में आधा न और पूरा न, उसी तरीके से इसमें भी आधा न और पूरा न, बन्ना बन्नी, कन्नड़ बन्ना बन्नी, ठीक है, ध्यान रखना। पंजा जांटी, पंजा जांटी, कन्नड़ बन्ना बन्नी, याद रखना। सिंधी में इसे कहते हैं चोकड़ा। उसके बाद में देखो बिश्नोई में दुए वाला सह आता है, ठीक है, और इसे दुए वाले सह के नाम से इसे क्या कहा जाता है, सम्मी कहा जाता है, याद रखना। स्थानीय में सह और इधर भी सिमलो सह, याद रखिएगा। बंगाली में इसे साई घास कहते हैं, ये बातें ध्यान रखना। थोड़े थोड़े आइडिया लग जाएंगे क्योंकि अपने पास ऑप्शन होते हैं उस तरीके से। फिर देखो इसके जो फूल है वो मिंजर, फली है सांगरी, सूखी फली खोखा और पत्तियों का चारा लूम कहलाता है। ओके, औसत आयु 5000 वर्ष, अपने यहाँ पे 1000 वर्ष पुराने 2 वृक्ष है, ये बात भी ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो अज्ञातवास पांडव ने अस्त्र शस्त्र छुपाए, नुकसान सेलोस्ट्रोमा और ग्लाइकोट्रोमा नामक कीड़े, प्रतीक चिन्ह माटो बीकानेर रियासत का, ध्यान रखिएगा। छपनिया काल में सहारा, ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में, ठीक है। पहला वन्य जीव रक्षा के लिए बलिदान जोधपुर में हुआ 1604 में, दूसरा 1700 में मेड़ता में, और खेजड़ली कब हुआ 1730 में, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। और इस बलिदान को बिश्नोई लोग जो है वो साका या खड़ाना कहते हैं। खेजड़ली दिवस यदि जिक्र करें तो 12 सितंबर को पहली बार कब हुआ, क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1978 में, ओके। और कहां हुआ, तो जोधपुर में, ध्यान रखिएगा। अमृता देवी पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ, तो 1994 से, ठीक है। पहला किसे मिला, गंगाराम बिश्नोई को, याद रखिएगा। 1,50,000 रुपए की इनामी राशि है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, यह था हमारा राज्य वृक्ष के बारे में। नेक्स्ट हम साथियों पढ़ेंगे राज्य पुष्प के बारे में। और राज्य पुष्प जो है ना हमारा, वो कौन सा है, रोहिड़ा है। राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राज्य पुष्प क्या है, वो रोहिड़ा है। बात करते हैं, देखिए इसके बारे में। इसे राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला, तो ध्यान रखना अक्टूबर 1983 को। देखो अक्टूबर 1983 में ही वृक्ष था, और अक्टूबर 1983 में ही क्या है, पुष्प है। तो वृक्ष और पुष्प कब है, 83 में है, ठीक है। और ध्यान रखना पशु और पंछी 81 में है, पशु पंछी 81 में है, वृक्ष पुष्प ये कब है, 83 में है, याद रखिए। उसके बाद में आता है बोटनिकल नेम, इसका बोटनिकल नेम क्या था, तो ध्यान रखना इसका बोटनिकल नेम रहता है टिकोमेला एंडुलाटा, टिकोमेला एंडुलाटा। ये अच्छे से ध्यान रखना, रोहिड़ा का क्या रहता है, बोटनिकल नेम रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके उपनाम, ठीक है। यदि हम बात करें इसके उपनामों की तो ध्यान रखिए इसे मरुशोभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मरुशोभा। देखो पुष्प है तो ये शोभा यानी कि सुंदरता को बढ़ाने वाला है, इसलिए इसे क्या कहा गया, मरुशोभा कहा गया। इसके अलावा ध्यान रखना इसे राजस्थान का सागवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का सागवान कहा जाता है। तो ये दोनों इसके उपनाम रहते हैं। देखो 83 में दर्जा, टिकोमेला एंडुलाटा, मरुशोभा, राजस्थान का सागवान इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पूछा जाए कि जैसे हमसे पूछा गया था भी खेजड़ी सर्वाधिक कहां, हमने कहा शेखावटी में, वैसे पूछ लिया जाए कि रोहिड़ा सर्वाधिक कहां, तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी राजस्थान में। कहां पे, पश्चिमी राजस्थान में ये सर्वाधिक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में रोहिड़ा का जो पुष्प है कब प्रकट होता है, यानी कि पुष्पन का समय, फ्लोवरिंग का समय कौन सा है,
तो इसके पुष्पन का समय रहता है साथियों, वो रहता है मार्च अप्रैल में। कब रहता है? मार्च अप्रैल में रहता है। ठीक है, पुष्पन मार्च अप्रैल में, पुष्पन मार्च अप्रैल में। ठीक है, फिर ये आता है कि इसके फूलों का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो फूलों का रंग ध्यान रखना गहरा केसरिया। कैसा होता है? गहरा केसरिया। फूलों का रंग गहरा केसरिया। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना कहा जाता है हरमिच कलर का, है ना, हरमिच पीला रंग। यानी कि यदि पूछा जाए रंग कैसा होता है तो गहरा केसरिया हरमिच पीला रंग होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ऐसे इतने रंग एक साथ ये कौन सा रंग होता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना, उनकी जो वॉल या दीवारों का कलर होता है ना, वैसा सा रंग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। जोधपुर में रोहिड़ा को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिए, इसे मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ टीक के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, जरविल रोहिड़ा से संबंधित क्या है? तो ध्यान रखना जरविल क्या है? रेगिस्तानी चूहा है। चूहा जो इसे नुकसान पहुंचाता है। जैसे खेजड़ी में था ना सेलोस्ट्रोमा, ग्लाइकोडर्मा, है ना, वैसे ही इसमें जरविल नामक चूहा है, रेगिस्तानी चूहा, जो इसको क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। तो इतनी सी बातें हमें रोहिड़ा के बारे में पता करनी है। 83वें दर्जा टिकोमेला एंडुलेटा कहते हैं, मरुशोभा और सागवान कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक, क्योंकि देखो पुष्प है तो मार्च अप्रैल में आते हैं। ध्यान रखना, रंग केसरिया हरमिच पीला होता है, मारवाड़ी कहते हैं, और ये चूहा है जरविल जो इसे नुकसान पहुंचाता है। ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों राज्य पशु चिंकारा। देखो एक बात ध्यान रखना, यहां पे गौर करने वाली बात है। यदि चिंकारा आता है तो राज्य पशु है, और यदि चिकारा आता है, क्या आता है? चिकारा, यानी कि बिंदी नहीं। चिंकारा बिंदी है तो क्या है? राज्य पशु। और बिंदी नहीं है, अपने लिए बिंदी का कोई महत्व नहीं है ना, तो लेकिन बहुत बड़ी बात है, यदि बिंदी नहीं है तो ध्यान रखना ये तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, यानी कि तारों से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र तत्वाद्य। चिंकारा तो पशु है और चिकारा तत्वाद्य है। ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है दर्जा, इसे राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? तो याद रखिएगा दर्जा दिया गया साथियों 22 मई को, 22 मई को। और हमने बात की थी कब? 1981 को, है ना। 83 में क्या था? वृक्ष और पुष्प था। 81 में क्या है? पशु और पंछी है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक नाम, तो चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम रहता है ना, वो रहता है साथियों गैजेला। गैजेला कौन सा रहता है? तो गैजेला इसका क्या रहता है? वैज्ञानिक नाम रहता है। और कौन सी प्रजाति का ये मुख्य पशु है? तो ध्यान रखना चिंकारा जो है यह एंटीलोप प्रजाति। कौन सी? एंटीलोप प्रजाति का ये क्या रहता है? पशु रहता है। कौन सी प्रजाति? दोबारा लिख रहे हैं अपने, एंटीलोप। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि हमसे पूछा जाए इसका उपनाम क्या है ना, तो चिंकारा उपनाम रहता है साथियों छोटा हरिन बोलते हैं ना, छोटा हरिन इसका क्या रहता है? उपनाम रहता है। ठीक है, फिर हमसे पूछा जाए कि कौन सा अभयारण्य है जो चिंकारा के लिए क्या रहता है? फेमस है। तो याद रखिएगा कौन सा अभयारण्य? नाहरगढ़, नाम तो आपने सुना होगा। नाहरगढ़ अभयारण्य, है ना, जयपुर में जो स्थित है, वो चिंकारा के लिए प्रसिद्ध रहता है। ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है साथियों। ठीक, यदि हमसे ये पूछ लिया जाए कि चिंकारा जो है वो सर्वाधिक कहां पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये सर्वाधिक जोधपुर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? जोधपुर में। जैसे देखो याद करो, खेजड़ी कहां थी? खेजड़ी रहती है शेखावटी में। कहां? शेखावटी में। और यदि हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? दूसरा कौन सा पटा? पुष्प रोहिड़ा सर्वाधिक कहां है? तो पश्चिमी राजस्थान में। और हमसे चिंकारा पूछा जाए सर्वाधिक कहां पे है, तो चिंकारा सर्वाधिक जोधपुर में है। कहां पे है? जोधपुर में है। ठीक है, चिंकारा का रंग कैसा होता है? तो याद रखना इसका रंग होता है अखरोटी, है ना, या सफेद रंग होता है। अखरोटी या
सफेद रंग होता है, ठीक है, अखरोटी यहाँ सफेद रंग होता है। चिंकारा के सींग, विशेषता देखिएगा, देखो चिंकारा के जो सींग होते हैं ना वो आजीवन के लिए होते हैं। आप कहेंगे क्यों पढ़ा रहे हो सर? क्योंकि जो हरिण होता है, हिरण अपने बोलते हैं, हरिण जो होता है ना इसके सींग हर वर्ष नहीं आते हैं, हरिण के हर वर्ष होते हैं, है ना, लेकिन चिंकारा के जो सींग होते हैं वो आजीवन होते हैं। कैसे होते हैं? आजीवन होते हैं, ठीक है। फिर अपने एक शुभंकर पढ़ते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो शुभंकर थे वो अलग अलग है, हमें पता है ना। तो याद रखिएगा जो चिंकारा है ना ये कौन से जिले का शुभंकर है? तो ये श्री गंगानगर जिले का शुभंकर है। ये भी ध्यान रखना, शुभंकर अलग से टॉपिक आता होता है और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चिंकारा के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चिंकारा हमारा राज्य पशु है, जबकि चिकारा तत्वाद्य है, ठीक है। कब दर्जा मिला? तो 22 मई 1981 को। वैज्ञानिक नाम गैजेला, कौन सी प्रजाति का? एंटीलोप का। इसे उपनाम छोटा हरिण। कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध? नाहरगढ़, ठीक है। सर्वाधिक कहां? जोधपुर में। रंग कैसा? अखरोटी सफेद, ठीक है। सींग आजीवन, ओके। और शुभंकर कौन से जिले का? गंगानगर का। अच्छे से हमें ये बात ध्यान रखनी है साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और पढ़ लेते हैं साथियों। वो पढ़ते हैं हमारे राज्य पंछी के बारे में। राज्य पंछी गोडावन, है ना। किसके बारे में? गोडावन के बारे में, ठीक है। चलो देखो, इसे राज्य पंछी का दर्जा कब मिला? ठीक है, वो 22 मई था ना, तो इसे मिला साथियों 21 मई को। और मिला कब? तो 1981 में ही, 21 मई 1981। वो था 22 मई 1981, ठीक है। वृक्ष और पुष्प 83 में थे, ओके। और पशु पंछी 81 में है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक नाम, ये देखो सबके याद हो रहे हैं। प्रोसोपिस सिनेरिया खेजड़ी का था, है ना। टिकोमेला एंडुलाटा रोहिडा का था। और गैजेला किसका था बताओ? चिंकारा का था। और क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, याद रखना, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, ये गोडावन का नाम है। इंपॉर्टेंट है, 2-4 बार पढ़ोगे आराम से अपने क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में गोडावन को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक प्रोजेक्ट भी चलाया गया था साथियों, ध्यान रखना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यदि प्रोजेक्ट के बारे में हमसे पूछ ले, कब चलाया गया? तो 2013 में। और कहां चलाया गया? तो मरु उद्यान में। कहां चलाया गया? मरु उद्यान में। इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए साथियों। चलिए आगे बात करते हैं अपने इसके बारे में ही, ठीक है। अब ध्यान रखना, गोडावन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो गोडावन को स्थानीय भाषा में सोहन चिड़िया कहा जाता है, सोहन चिड़ी, ठीक। या ध्यान रखना, शर्मिला पंछी, शर्मिला पंछी इसे कहा जाता है, आराम से याद कीजिएगा। फिर हम बात करते हैं गोडावन के उपनाम। उपनाम याद कीजिए, सारंग, हुकना, तुकदर, बड़ा तिलोर और गुंदन मेर। ये किसके उपनाम है? गोडावन के। कौन से? सारंग, हुकना, तुकदर, बड़ा तिलोर, गुंदन मेर गोडावन के उपनाम है। स्थानीय भाषा में इसे सोहन चिड़िया या शर्मिला पंछी है कहा जाता है। और ध्यान रखना, हाड़ौती में इसे माल मोरडी कहा जाता है, माल मोरडी कहा जाता है ना। माल मोरडी किसका नाम है? तो गोडावन का ही नाम है, गोडावन का ही नाम है, ठीक है। और यदि हमसे पूछ लिया जाए गोडावन सर्वाधिक कहां, तो याद रखिएगा 3 जगह पाया जाता है। ये कहां कहां? देखो, एक तो ये पाया जाता है मरु उद्यान में, ठीक है, मरु उद्यान में। और हमें ये पता है कि मरु उद्यान 2 जिलों में है, ठीक है। कौन कौन से में? तो हमें पता है एक तो ये है जैसलमेर में और एक यहाँ ये कहां पे है? बाड़मेर में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो एक तो ये सर्वाधिक पाया जाता है मरु उद्यान में, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ये पाया जाता है सोरसेन में। कहां पे? सोरसेन। और सोरसेन हमें पता है कहां पे है? बारा में, सोरसेन बारा में, ठीक है।
इसके अलावा गोडावन और कहां पे पाया जाता है, तो ध्यान रखना ये पाया जाता है सोंकलिया गांव में, सोंकलिया गांव में। और सोंकलिया गांव अपने पहले अजमेर में पड़ते थे, तो ध्यान रखना वर्तमान में ये है केकड़ी में। कहां पे है, केकड़ी में, ठीक है। तो मरु उद्यान सोरसन और सोंकलिया में क्या पाया जाता है, सर्वाधिक गोडावन है वो पाया जाता है। साथियों अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में गोडावन के प्रजनन का यदि जिक्र किया जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा जोधपुर जंतुआलय जो है, जोधपुर का जंतुआलय जो है ना, जंतुआलय, वो गोडावन के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जोधपुर का जंतुआलय प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। हमसे पूछा जाए कि गोडावन मूलतः, है ना, मूलतः कहां से संबंधित है, ये बताओ आप। तो ध्यान रखना मूलतः ये अफ्रीका से संबंधित है। कहां से, अफ्रीका से, ठीक। देखो हमने ये जरूर पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हमारा ये क्या है, राज्य पंछी है, लेकिन हमें ये पूछा जाए कि मूलतः ये कहां से है, तो ये अफ्रीका से है। और यदि हमें पूछा जाए इसका रंग कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका जो रंग है वो पीला और नीला रंग होता है। ऊपर से पीला नीला होता है, ठीक है, ऊपर से ना, ऊपर से पीला नीला होता है ऊपरी सतह से। और ध्यान रखना ऊंचाई लगभग 4 फीट होती है। ऊंचाई कितनी होती है, 4 फीट होती है। और यदि हमसे पूछा जाए कि गोडावन का प्रिय भोजन, है ना, तो ध्यान रखना इन्हें मूंगफली खानी पसंद है। और इंग सगे सगे कह जी तारा, यानी कि तारा मीरा ना, तारा नहीं तारा मीरा, मूंगफली और तारा मीरा जो है वो भी क्या है, इसका प्रिय भोजन रहता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गोडावन राजस्थान के अलावा कहां पाया जाता है, तो राजस्थान के अलावा ये पाया जाता है जी गुजरात में। कहां पे, गुजरात में, ठीक है। चलो, गोडावन की आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति शुतुरमुर्ग जैसी है। कैसी है, शुतुरमुर्ग जैसी है, ठीक है। गोडावन की आकृति कैसी है, शुतुरमुर्ग जैसी है, ठीक है। रेड डाटा बुक में याद रखिएगा, रेड डाटा बुक जो संकटकालीन प्रजातियां होती हैं उनको रेड डाटा बुक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और गोडावन को रेड डाटा बुक में 2011 में क्या किया गया, शामिल किया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। 13वां कोप शिखर सम्मेलन। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, देखिएगा गोडावन से कहीं ना कहीं संबंधित है तो पढ़ा रहा हूं, बात याद रखिएगा। 13वां कोप शिखर सम्मेलन कहां हुआ, पहली बात याद रखिएगा, ये हुआ जी गांधीनगर में। कहां हुआ, गांधीनगर। और गांधीनगर कठे है, तो गांधीनगर गुजरात में है। बात क्लियर, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसका जो शुभंकर था, इसका जो शुभंकर था वो था गिबी। कौन सा था, गिबी। अब आप कहेंगे सर गिबी गोडावन से क्या लेना देना है, तो देखिए गिबी की फुल फॉर्म ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिबी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसका शुभंकर गिबी नाम से था गोडावन, तो आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और लास्ट बात आपको ध्यान रखनी है कि गोडावन शुभंकर किस जिले का है, तो ये है जैसलमेर का। तो एक बार फटाफट से रिपीट करते हैं। गोडावन को 21 मई 1981 को दर्जा मिला। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्सिस का नाम है। इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 13 में मरु उद्यान में चलाया गया। स्थानीय भाषा में इसे सोहन चिड़ी या शर्मिला पंछी कहा जाता है। उपनाम इसके सारंग, हुकना, तुकदर, बड़ा तिलोर और गुदनन में है। हड़ौती में इसे माल मोरडी कहा जाता है। कहां कहां ये पाया जाता है, तो मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, सोरसन 12 में, संकलिया केकड़ी में पाया जाता है, ठीक है। प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है जोधपुर का जंतुआलय, ध्यान रखिए। उसके बाद में मूलतः कहां का पंछी रहता है, तो ये अफ्रीका का है। रंग इसका ऊपरी सतह से कैसा है, पीला नीला है। ऊंचाई लगभग कितनी है, तो 4 फीट है। प्रिय भोजन, इसे मूंगफली और तारामीरा खाना पसंद है। राजस्थान के अलावा ये गुजरात में पाया जाता है। आकृति किसके जैसी होती है, शुतुरमुर्ग के जैसी होती है। रेड डाटा बुक में 2011 में शामिल किया गया। और 13वां कोप शिखर सम्मेलन का शुभंकर गिबी जो कि गोडावन था। और ये वैसे किस जिले का शुभंकर रहता है, तो जैसलमेर का रहता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छे
जो फैक्ट है, कंटेंट है, आज अपने राजस्थान के प्रतीक के लिए पढ़े। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना सा साथियों। आप अपने नेक्स्ट जो पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। आज के लिए धन्यवाद। अपने ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है मिस्टर एग्रीकल्चर है ना एकेडमी को अपने साथियों के साथ शेयर करें, जो भी एग्रीकल्चर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि नंबर 1 फैकल्टी है ना, नंबर 1 कंटेंट के साथ आपके बीच में है। तो आप प्लेटफॉर्म को शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए और बता दिया करो कि कैसा लग रहा है, क्या है, आपका खुद का परिवार है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। धन्यवाद आप सभी का।